नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की भील जनजाति के बारे में। उनकी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प जनजाति है ये। सही कहा। और हमारे पास ना कुछ स्टडी मटेरियल है, कुछ नोट्स हैं जो उनकी परंपराओं, उनके त्योहारों पर काफी कुछ बताते हैं। तो इरादा यही है कि इन सोर्सेस से जो जरूरी जानकारी है वो निकालें और भील कल्चर की एक साफ तस्वीर पेश करें। शुरू करें? हाँ हाँ जरूर। और ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि भाई भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक ये भील समुदाय अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाए हुए है। मतलब इन सोर्सेस के हिसाब से उनके जीवन के कौन से पहलू ज्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उनके त्योहारों से। बड़े रंगीन लगते हैं। भगोरिया हाट का जिक्र है इसमें। ये होली से ठीक पहले होता है, पूरे एक हफ्ते तक। हाँ हाँ बिल्कुल। होली से पहले पूरा हफ्ता झाबुआ, अलीराजपुर इन जिलों में खासतौर पे मनाया जाता है। और जैसा नाम है हाट, मतलब बाजार, पर ये सिर्फ बाजार तो नहीं है, कुछ और भी है। नहीं नहीं, सिर्फ बाजार नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बड़ा सामाजिक मिलन है। और इन दस्तावेजों में जो सबसे अनोखी बात बताई गई है वो ये कि युवा लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का मौका मिलता है यहाँ। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, पारंपरिक नाच गाना होता है जिसे गेर कहते हैं, और एक लोकल ड्रिंक है ताड़ी, उसका सेवन भी होता है। और ये जीवन साथी चुनने की प्रक्रिया, हम्म, वो कैसे होती है? गुलाल वाली बात कुछ? हाँ, वो ऐसे है कि अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई तो वो उसे गुलाल लगाता है, हम्म। और अगर लड़की को भी वो पसंद है तो वो भी वापस गुलाल लगा देती है। बस रिश्ता पक्का समझा जाता है। वाह, मतलब रजामंदी दोनों तरफ से। बिल्कुल। और फिर जानकारी ये भी कहती है कि इसके बाद ये जोड़े घोटुल में चले जाते हैं, और फिर बाद में परिवारों की सहमति से शादी होती है। घोटुल, ये शब्द तो शायद गोंड जनजाति से ज्यादा जुड़ा है। हाँ, आमतौर पर तो गोंड जनजाति के यूथ डॉर्मेट्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हो सकता है इन सोर्सेज में भगोरिया के संदर्भ में इसका मतलब विवाह से पहले मिलने जुलने की कोई जगह या प्रक्रिया हो। थोड़ा अलग इस्तेमाल है यहाँ। समझ गए। तो भगौरिया सिर्फ मेला नहीं, बल्कि एक तरह से सोशल नेटवर्किंग, पसंद की आज़ादी, कल्चरल एक्सप्रेशन, सबका मिक्स है। युवाओं की भूमिका भी दिखती है इसमें। निश्चित रूप से। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ भगोरिया ही है। भील संस्कृति तो त्योहारों से भरी पड़ी है। इन सोर्सेज में और भी कई जरूरी त्योहारों का जिक्र है। जैसे कि? जैसे एक है गल त्योहार। ये होली के टाइम पर ही होता है। अच्छा। हाँ, और इसका मकसद है बीमारियों और मुसीबतों से बचना। लोग मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर खंभे पर चढ़ते हैं। उसको कहते हैं गल चढ़ना। ओह, ये तो आस्था के साथ साथ हिम्मत का भी काम है। बिल्कुल। आस्था और प्रकृति से जुड़ाव तो हर जगह दिखता है। फिर एक गढ़ त्योहार है, चैत्र महीने में आता है। मार्च अप्रैल के आसपास। हाँ, लगभग 12वीं-13वीं तारीख को। इसमें भगवान इंद्र की पूजा होती है। बारिश और खेती के देवता माने जाते हैं वो। यानी मौसम और खेती उनके त्योहारों के सेंटर में है। बिल्कुल। तभी तो नवाई त्योहार भी है। नाम से ही पता चल रहा है, नई फसल आने की खुशी में। अक्षय तृतीया से शुरू होता है ये। फसल का आना तो उत्सव का कारण है ही। हाँ, और इसी तरह बारिश के लिए देवासा त्योहार, श्रावण अमावस्या को, मॉनसून की शुरुआत का प्रतीक। इस दिन पितरों की पूजा भी करते हैं, मतलब पूर्वजों का सम्मान। हर त्योहार का एक खास मकसद है। हाँ, एक और है दोहला त्योहार। ये बच्चों की अच्छी सेहत और साल भर जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद देने का त्योहार है। इसमें भी इंद्र की पूजा होती है, तो इसे इंद्रोत्सव भी कहते हैं। कमाल है। प्रकृति, देवता, समुदाय, स्वास्थ्य, सब कुछ जुड़ा हुआ है इन त्योहारों से। और मेले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। विनेश्वर मेला, सुना है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत। इसे भीलों का कुंभ कहते हैं शायद। सही। राजस्थान में लगता है ये 3 नदियों माही, सोम और जाखम के संगम पर। लेकिन एमपी के भीलों के लिए भी बहुत पवित्र है। और एक घोड़िया अंबा मेला भी है बांसवाड़ा में, चैत्र अमावस्या को। वाकई, त्योहारों की ये लिस्ट ही दिखाती है कि उनकी जिंदगी कितनी रिच और इवेंटफुल है। ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, उनकी पूरी दुनिया का आईना है। त्योहारों में तो कम्युनिटी दिखती ही है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या वैसी ही एकता है? वो हलमा परंपरा का जिक्र है, वो क्या चीज है? हाँ, हलमा, ये भील समुदाय की एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर परंपरा है। जैसा ये नोट्स बताते हैं, ये मुश्किल वक्त में ये किसी बड़ी जरूरत पर एक साथ मिलकर मदद करने का तरीका है। मतलब? कैसे?
जैसे मान लीजिए किसी परिवार को घर बनाना है या खेत में बहुत काम है या कोई और मुसीबत आ गई, तो पूरा गांव या रिश्तेदार सब लोग इकट्ठा होकर बिना किसी पैसे के अपनी मर्जी से मदद करने आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो जबरदस्त चीज है। कम्युनिटी का असली मतलब तो यही है। बस क्या है, क्या? इस पुरानी परंपरा को ना हाल के सालों में एक नए काम के लिए फिर से जिंदा किया गया है। अच्छा, किस काम के लिए? झाबुआ जिले में पानी की बहुत दिक्कत थी, तो महेश शर्मा जी और हर्ष चौहान जी जैसे कुछ लोगों ने पानी बचाने के काम के लिए, जैसे तालाब बनाने या ठीक करने के लिए हलमा का इस्तेमाल किया। सबने मिलकर काम किया। हाँ, और महेश शर्मा जी को तो पद्मश्री भी मिला ना 2019 में। उन्हें झाबुआ का गांधी भी कहते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान आज की समस्याओं को सुलझाने में काम आ सकता है। और क्या इसका कुछ फायदा हुआ पानी के लेवल पर? हाँ, बताया गया है कि इन कोशिशों से उस इलाके में पानी का लेवल बढ़ा है। ये दिखाता है कि जब समुदाय एक साथ आता है तो कितना कुछ कर सकता है। ये तो सच में बहुत प्रेरणा देता है। अच्छा, हलमा के अलावा और भी कुछ अनोखे रिवाज हैं, जैसे गाल्डन का नाम लिखा है। हाँ, गैल्डन, ये मन्नत पूरी होने पर की जाने वाली एक रस्म है। इसमें जिस व्यक्ति की मन्नत पूरी हुई है उसे एक खंभे से लटका कर 7 बार घुमाते हैं और नीचे लोग नाचते गाते हैं, बाजे बजते हैं, पैसे भी जमा करते हैं। शायद भगवान का शुक्रिया अदा करने का उनका अपना तरीका है ये। दिलचस्प है। और भूपा, ये कौन होते हैं? पुजारी जैसे? भोपा एक तरह से उनके पारंपरिक हीलर या झाड़ फूक करने वाले होते हैं। बीमारियों को ठीक करना या जिसे वो बुरी आत्माएं मानते हैं उन्हें भगाना, ये सब काम करते हैं। आध्यात्मिक सेहत का ध्यान रखते हैं समुदाय का। इन नोट्स में कुछ और छोटे छोटे फैक्ट्स भी हैं, जैसे भील शब्द का मतलब धनुष होता है, किसी द्रविड़ शब्द बिल्लू से आया है। सही। और ये उनके पारंपरिक हथियार तीर कामठी यानी धनुष बाण से उनके जुड़ाव को दिखाता है। वो उनकी पहचान का हिस्सा रहा है। और उनकी उपजनजातियां भी हैं, पटालिया, बरेला, भिलाला। हाँ, पटालिया, बरेला, भिलाला, रथिया, बैगा, ये शायद अलग अलग इलाकों या खानदानों से जुड़े हुए समूह हैं। एक और चीज, वो मृतकों की याद में पत्थर के खंभे लगाते हैं। गतला या सर्ग कहते हैं उन्हें। बिल्कुल। पूर्वजों को याद रखने का, उन्हें सम्मान देने का तरीका है ये। पत्थर पर उनकी आकृति भी बनाते हैं कभी कभी। और दो और अनोखी बातें हैं। एक तो केसरिया पीना, मतलब झूठ बोलने से पहले केसर वाला पानी पीना। हाँ, या सच बोलने की कसम खाने के लिए, मतलब सच्चाई पर जोर देने का एक तरीका। और दूसरी, मुरवा, ये कोई खास भाषा या बोली है जिसका इस्तेमाल वो अपने पूर्वजों को बुलाने के लिए करते हैं। वाह, हलमा, गतला, केसरिया पीना, भोपा, ये सब मिलकर उनकी सामाजिक बनावट, उनके मूल्यों, प्रकृति और पूर्वजों से उनके रिश्ते को दिखाते हैं। काफी गहरा सिस्टम है। हाँ, और यही गहराई उनके धार्मिक जीवन में भी दिखती है। जैसा आपने कहा, वो मूल रूप से प्रकृति पूजक और आत्मावादी हैं। हाँ, नोट्स तो यही बताते हैं कि वो पेड़, पहाड़, नदी, इन सब में आत्मा मानते हैं, पूजते हैं। भूत प्रेत में भी विश्वास है और कुत्तों और घोड़ों का खास सम्मान करते हैं। कुत्ते को तो रक्षक मानते हैं। बिल्कुल। टॉटम में भी विश्वास है, मतलब किसी जानवर या पौधे को अपने कुल का चिन्ह मानना। उनकी अपनी देवी देवताओं की भी एक पूरी दुनिया है, बहुत सारे देवी देवता हैं। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। सबसे प्रमुख कौन है? सबसे प्रमुख हैं बड़ा देव या महादेव, मतलब शिव जी। वो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता हैं और पशुओं के रक्षक भी माने जाते हैं। अच्छा, शिव जी। और उनके अलावा? और भी बहुत हैं, जैसे राजा पंथा, ये खुशहाली और जानवरों की रक्षा करते हैं। गाल देवी हैं, जो हैजा जैसी बीमारियों से बचाती हैं। भारेड़ी देवी बच्चों के जन्म से जुड़ी हैं। खेती और गांव की रक्षा के लिए भी होंगे? जरूर। मालवा बाबा देव खेती और जंगल की उपज के देवता हैं। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। खेड़ा माता या केल्डा माता पूरे गांव की रक्षा करती हैं। और बीमारियों से बचाने के लिए रकाली या शीतला माता। और भी नाम है, खोड़ियार माता, बाबा खत्री देव। हाँ, झाबुआ में खोड़ियार माता का मंदिर है। फिर बाबा खत्री देव, बैलून देव, बगासा ओखरजी, ये सब अलग अलग कामों में सफलता के लिए, मवेशियों की सुरक्षा के लिए पूजे जाते हैं। एक तत्तल देवी भी हैं, कहते हैं उन्हें भीलों ने बचाया था। वो भक्तों की रक्षा करती हैं, खासकर हाथ पैरों की। इतने सारे देवी देवता, ये तो दिखाता है कि उनकी आस्था उनके जीवन के हर पहलू से कितनी गहराई से जुड़ी है। सेहत, खेती, जानवर, गांव, हर चीज के लिए कोई ना कोई है। सही कहा। ये सिर्फ पूजा नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। और ये तरीका उनके आर्थिक जीवन में भी झलकता है। तो जाहिर है, उनका मुख्य आधार क्या है? कृषि।
नोट्स बिल्कुल साफ कहते हैं खेती ही मेन काम है। और वो आज भी कई पुराने औजार इस्तेमाल करते हैं। हल, ओखर, कल्पा यानी कुदाल, फनफन, ये सब नाम लिखे हैं। जमीन से गहरा रिश्ता है। हाँ, और वो एक खास तरह की खेती भी करते हैं जिसे झूमू खेती या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी भाषा में उसे चिलमाता या वालरा कहते हैं। इसमें जंगल का एक हिस्सा साफ करके कुछ साल खेती करते हैं, फिर जमीन को रेस्ट देने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। पर अब ये कम हो रही है। क्या इसमें भी वो हलमा वाली बात काम आती है, मिलकर खेती करना? हाँ, एक दूसरे की मदद से खेती करने का चलन है, खासकर बुआई कटाई के टाइम। हलमा जैसी परंपराएं मदद करती होंगी इसमें। 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 54% भील वर्कर काश्तकार थे, मतलब अपनी जमीन पर खेती करने वाले। तो खेती उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है। पर क्या सिर्फ खेती ही करते हैं? नहीं नहीं, और भी कई काम हैं। मुर्गी पालना, मछली पकड़ना, ये आम है। महुआ के फूलों से वो अपनी पारंपरिक शराब बनाते हैं, जो उनके सामाजिक और धार्मिक मौकों पर इस्तेमाल होती है। अच्छा। तेंदू पत्ता बीन कर बेचना भी एक काम है। और बांस बांस उनकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उससे टोकरियां, चटाई, घर का सामान, बहुत कुछ बनाते हैं। बांस का क्राफ्ट अहम है। क्या उनकी कोई खास कला या क्राफ्ट है जो आर्थिक रूप से भी जरूरी हो? बिल्कुल, उनकी पिथौरा पेंटिंग, ये तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, भूरी बाई का नाम सुना है मैंने। वही, भूरी बाई जी ने इसे बहुत पहचान दिलाई। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं, एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान भी है। इसमें उनकी कहानियां, देवी देवता, जिंदगी, सब दिखता है। और वो लकड़ी पर नक्काशी भी करते हैं, उसे गाथा कहते हैं। कंघी बनाना भी उनका एक पारंपरिक काम रहा है। तो मतलब खेती और जंगल पर आधारित इकोनॉमी है, लेकिन साथ में पशुपालन, क्राफ्ट्स, कला, ये सब मिलकर उनकी रोजी रोटी चलती है। काफी मल्टी स्किल्ड लोग हैं। बिल्कुल, और ये आत्मनिर्भरता और लड़ने का जज्बा उनके इतिहास में भी दिखता है। 1857 के विद्रोह का जिक्र है नोट्स में। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब उन्होंने आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। बहुत जोर शोर से। नोट्स बताते हैं कि भीमा नायक और ख्वाजा नायक जैसे नेताओं ने लीड किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े वो। और चूंकि वो पहाड़ी इलाकों को अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने गुरिल्ला तरीके से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी फौज को बहुत परेशान किया उन्होंने। वाह, भीमा नायक और ख्वाजा नायक। और एक नाम और है, तात्या भील। उन्हें तांत्या मामा भी कहते हैं। तांत्या मामा शायद सबसे मशहूर भील नायकों में से एक। क्या जानकारी है उनके बारे में? वो पूर्वी निमाड़, मतलब आज के खंडवा के पास के थे। गुरिल्ला लड़ाई में माहिर। अंग्रेजों से तो लड़े ही, उन सूदखोरों से भी लड़े जो गरीबों को लूटते थे। कहते हैं वो अमीरों से लेकर गरीबों में बांट देते थे। अरे, रॉबिन हुड की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। अंग्रेजों के लिए तो वो बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए थे। आखिर में उन्हें पकड़ लिया गया और 1889 में फांसी दे दी गई। एक असली हीरो की कहानी। हाँ। और भीमा नायक और ख्वाजा नायक? भीमा नायक बड़वानी के थे। 1857 में निमाड़ इलाके में विद्रोह के बड़े नेता थे। और ख्वाजा नायक सेंधवा के, उन्होंने भी विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाई। कहते हैं अंग्रेजी खजाना लूटकर विद्रोहियों की मदद की थी। इन सब ने बड़ी बहादुरी दिखाई। ये जानना गर्व की बात है कि आजादी की लड़ाई में उनका इतना बड़ा रोल रहा। आज के जमाने में भी कोई बड़े नाम है भील समुदाय से, कला या किसी और फील्ड में? हाँ, बिल्कुल है। कला में तो हमने भूरीबाई जी की बात की। हाँ, पद्मश्री मिला है उन्हें। जी, झाबुआ की हैं वो। पिथौरा पेंटिंग के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। 2021 में पद्मश्री मिला। और वो महेश शर्मा जी, झाबुआ की गांधी? हाँ, महेश शर्मा जी, उन्हें भी 2019 में पद्मश्री मिला। हलमा परंपरा को फिर से जिंदा करके पानी बचाने और कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो काम किया उसके लिए। तो ये दिखाता है कि समुदाय आज भी एक्टिव है, अपनी जड़ों से जुड़ा है और अच्छा काम कर रहा है। सही में ये देखना अच्छा लगता है कि कैसे ये समुदाय अपनी पुरानी संस्कृति और बहादुरी की विरासत को भी संभाले हुए है। आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया और आज कला और समाज सेवा से देश में अपनी पहचान बना रहा है। हाँ, अच्छा, इन बड़े टॉपिक्स के अलावा कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें भी हैं इन नोट्स में, जो पूरी तस्वीर समझने में मदद करती हैं। बताइए। जैसे उनका एक मशहूर डांस है घूमर। घूमर, ये तो राजस्थान का भी है ना? हाँ, मिलता जुलता नाम है, या शायद वही डांस है जो यहाँ भी प्रचलित है। और उनकी संस्कृति को बचाने और दिखाने के लिए एमपी में कई म्यूजियम और सेंटर हैं। इंदौर में भील भवन है, भोपाल में स्टेट लेवल का जनजाति संग्रहालय है, छिंदवाड़ा में बादल भूई आदिवासी संग्रहालय है, पातालकोट में भी एक म्यूजियम है। अच्छा, और कम्युनिकेशन के लिए आज के जमाने में? हाँ, एक अच्छी बात लिखी है। अलीराजपुर और झाबुआ में भीलों के लिए पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू हुआ है, वन्या रेडियो। अरे वाह, ये तो बढ़िया है।
अपनी भाषा में जानकारी मिलती होगी। हाँ बिल्कुल, उनकी अपनी बोली है भीली, जिसकी कई सब डायलेक्ट्स भी हैं। एक हलचष्टी दिवस का भी जिक्र है, पर डिटेल नहीं है। कोई खास दिन होगा उनके कैलेंडर में। तो ये सारी बातें मिलकर भील जिंदगी के काफी डिटेल्ड पिक्चर बनाती हैं। उनके त्योहार, उनका समाज, उनकी आस्था, उनकी इकोनॉमी, उनका इतिहास और आज के समय में उनकी जगह। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे सोर्सेज को एक साथ देखें, तो एक बड़ी बात जो निकल कर आती है वो है कि ये समुदाय परंपरा और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। हाँ, ये संतुलन दिखता है। एक तरफ भगोरिया जैसे त्योहार हैं, हलमा जैसी परंपरा है, बड़ा देव और बाकी देवी देवताओं में गहरी आस्था है। ये सब उनकी पुरानी जड़ों को दिखाता है। सही। और दूसरी तरफ हलमा का इस्तेमाल पानी बचाने जैसे नए कामों के लिए करना, भूरी बाई की कला को नेशनल अवार्ड मिलना, महेश शर्मा जी का सोशल वर्क, ये दिखाता है कि वो सिर्फ अतीत में नहीं जी रहे हैं, वो आज की दुनिया से भी जोड़ रहे हैं, नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपनी पहचान को नए तरीकों से दुनिया के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, संघर्ष भी रहा है जैसे 1857 में, और उपलब्धियां भी हैं जैसे पद्मश्री मिलना। ये उनकी हिम्मत और आगे बढ़ने की कहानी है। सही कहा। और ये हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे भील समुदाय ने बाहरी ताकतों जैसे अंग्रेजों का सामना किया, अपनी पहचान बचाए रखी, और आज भी वो अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई समुदाय अपनी जड़ों को पकड़े रखते हुए भी समय के साथ कैसे बदलता है, कैसे बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करता है। ये बैलेंस बनाए रखना शायद आज के समय में ये समझना और भी जरूरी है ना?